इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रही हूं समीर, क्योंकि अब रूसी हमले में यूक्रेन के हेक्सोकॉप्टर के तबाह होने की तस्वीर सामने आई है, जहां यूक्रेन का गोला बारूद डिपो भी बर्बाद हो चुका है। भाई सर, इस पूरे युद्ध के दौरान स्ट्रैटेजिकली जिस तरीके से ऑपरेशंस चलाए गए उसके बारे में हमने आपसे हर बार सवाल किया। एक बात आपने हमेशा कही कि अगर न्यूक्लियर क्षमता रूस सामने रखता है, उसे इस्तेमाल करने होते तो वो पहले ही कर देता। आज के इस हालात में जहां शांति वार्ता को लेकर किसी तरीके की कोई शर्त के आधार पर बातचीत नहीं मुमकिन हो पा रही है, क्या आपको लगता है कि ये पोजीशनिंग और ये तैयारी भी आने वाले वक्त में नेटो और यूरोप पर और ज्यादा हावी हो सकती है रूस की तरफ से? देखिए, ये एक पोटेंशियल थ्रेट है जिसका कि क्रियान्वयन काफ़ी कठिन है। पोटेंशियल इसलिए है कि नाटो को अगर रोकना है, बार बार वो दहलीज पार करता है जैसे आप लोगों ने कहा है, लेकिन हर दहलीज पर रूस ये दिखाने की कोशिश करता है कि इस बार रेड लाइन क्रॉस हुई तो न्यूक्लियर वॉर हो सकती है वगैरह। और इस समय जो अमेरिका की परिस्थिति है, वो नहीं लगता कि अमेरिका नाटो को परमाणु अम्ब्रेला देने के लिए तैयार है। फ्रांस ने परमाणु अम्ब्रेला को एक्सटेंड करने की बात कही है, लेकिन फ्रांस और रूस के बीच बहुत फ़र्क है परमाणु क्षमताओं के बल को लेकर के। तो इस समय जर्मनी और उससे पूर्व के जो देश हैं, चाहे वो बाल्टिक देश हों, चाहे पोलैंड हो, चाहे और लोग हों, उनको रूस से जो ख़तरा है उससे वो एक्सपोजर परमाणु का भी मिला दिया जाए तो वो उनको भयभीत करने के लिए है, उनको ऐसे कदम न उठाने के लिए है ताकि वो यूक्रेन की और ज्यादा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर, एक तरफ यूरोप की तरफ से बार बार ये आशंका जताई जाती है कि रूस से हमले का डर है, वहीं पुतिन के पेशेंस को भी टेस्ट करने में कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही है। कुल मिलाकर दुनिया दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है और खतरा अब महाजंग के विश्व युद्ध में बदलने का भी है। ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है, ये जल्दी से जानते हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 3 साल पूरे हो चुके हैं, अभी जंग चौथे साल में जारी है, युद्ध अभी और भड़कने वाला है। रूस की तरफ से बहुत बड़ा हमला तय है, यूक्रेन के पलटवार से युद्ध का विस्तार संभव है। विश्व युद्ध की तरफ महायुद्ध लगातार आगे बढ़ रहा है। नाटो और अमेरिका के साथ तनाव आप देख ही रहे हैं किस कदर बढ़ गया है। लॉन्ग रेंज हथियार पर रूस वर्सेस नाटो का मुकाबला देखने को मिल सकता है। यानी नेटो के साथ जंग का मतलब सीधे विश्व युद्ध। रूस के जबरदस्त हमले को लेकर खबर खेरसों से भी है, जहां रूस ने फैब बॉम्ब से हमलों को अंजाम दिया है और यूक्रेन का व्यावसायिक प्रशासनिक भवन तबाह कर दिया गया है। हालांकि सवाल इस बीच सर यही आता है कि आखिर यूक्रेन के पास अब खोने को भी बचा क्या है? यूक्रेन के पास अभी भी काफ़ी टेक्नोलॉजी है। एक पूरा जो ड्रोन उन्होंने बनाया है, उन्होंने उसको हाफ तोड़ के उसको स्मगल करके रशिया में ले गए, रशिया को पता भी नहीं चला। और यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट सपोर्ट था रशिया के पास, चीन का भी सैटेलाइट सपोर्ट था, उसके बावजूद 171 ड्रोन ले गए हैं, ट्रक्स में ले गए हैं। 2 ब्लास्ट हुआ तो भी रशिया को समझ में नहीं आया कि ड्रोन वहाँ आई। आपके मुताबिक अभी मिल रहा है ये सब सहयोग, यूक्रेन किस हद तक आगे जा सकते हैं और कितने वक्त के लिए? ये देखा गया है कि रशियन टेक्नोलॉजी को जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी ने चैलेंज किया है, वो उसमें ये लग रहा है कि अभी भी रशियन टेक्नोलॉजी को तोड़ नहीं पाई है, चाहे कितना भी वेस्टर्न सपोर्ट। और यहाँ तक कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वादाएं किए थे, उस हिसाब से अमेरिका की टेक्नोलॉजी सप्लाई अभी भी चालू है। ट्रंप ने ये बात तो बिल्कुल सही है कि यूक्रेन की इन 3 सालों में आप देखिए क्या हालत हो गई है, पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया है। और रूस के ऊपर अगर ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादा असर नहीं पड़ा है। यानी रूस ये बता रहा है कि अभी कई सालों तक जंग लड़ने में इसी तरह से बिना अपने ऊपर प्रभाव पड़े वो सक्षम है, ये मेंटेन करके रख सकता है। रूस पे फर्क पड़ा है, जब लोग मरते हैं तो फर्क पड़ता है, जब लाशें घर आती हैं तो फर्क पड़ता है, तो ये फर्क तो पड़ा है। लेकिन आप एक बात समझें कि आइसोलेशन सेंटिमेंट अमेरिका में बहुत स्ट्रांग है। अमेरिका अब औरों के प्रॉब्लम्स को नहीं चाहता है। मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर अचानक बिना वार्निंग के अमेरिका इस जंग से एक दिन सुबह उठ के वापस निकल जाता है। और अगर वो होता है, विड्रॉ कर लेता है, अगर वो होता है तो पूरी जंग खत्म हो जाती है, चेंज हो जाती है। यूरोप की अभी भी
हैसियत नहीं है कि इतना वेपन्स दे सकें। आप जर्मनी को अगर देखें तो एक सेकंड के लिए मैं बोलना चाहूंगा, सबसे ज्यादा नुकसान अगर यूक्रेन और रशिया के बाद किसी को हुआ है इस वॉर से तो जर्मनी को हुआ है। उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ खत्म हो गई है, उसका ग्रोथ रेट बंद हो गया वो है। तो लॉन्ग रेंज की टॉरस मिसाइलें दे रहे हैं। हाँ, वो दे रहे हैं क्योंकि एक तरह से देखिए वो ये कल्चरल चीज होती है। यूरोप में अब एक कल्चरल चीजें, एक खून जड़ा हुआ है कि हम थे इंपीरियल पावर। ग्लोबल साउथ के लिए सबसे बड़ा खतरा यूरोप की रीआर्मामेंट है। मेरे को लगता है कि यूरोप अपने आप को गोली मार रहा है क्योंकि उनको स्टेटस चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए। स्टेटस बहुत बड़ी चीज होती है। कोई भी नेशन, कोई भी कल्चर दोनों चीजें सीख करता है, स्टेटस एंड सिक्योरिटी, हैसियत। और वो हैसियत 50 साल से दबी हुई थी अमेरिका के अंदर, वो मेरे को लगता है अब उठ रही है यूरोप में और ये सबसे बड़ा खतरा है। स्टेटस बढ़ाने के चक्कर में सिक्योरिटी से समझौता हो रहा है। इस बारे में सवाल करूं उससे पहले एक बड़ी खबर, क्योंकि अब रूस ने यूक्रेन की बारूदी सुरंग को तबाह कर दिया है। एक और तस्वीर, और ये रूसी डिमाइनर आर्टिलरी सिस्टम से अटैक को लेकर खबर है। स्वचालित रॉकेट से बारूदी सुरंग तबाह कर दी गई। सर, स्टेटस और सिक्योरिटी की जहां तक बात हो रही है, तो आपको लगता है चाहे नॉर्थ कोरिया हो या बाकी सहयोगी, उन्हें लगता है कि रूस के साथ रहेंगे तो सिक्योर भी रहेंगे और स्टेटस भी मेंटेन रहेगा? क्योंकि सीधे तौर पर ये सब युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन ये सिक्योर, ये समर्थन क्या इम्यूनिटी देता है यूरोप को, ये बताने के लिए कि अगर हम यूक्रेन को सहयोग कर रहे हैं तो वो वाजिब है? देखिए, सिक्योरिटी और स्टेटस बड़ा ही जटिल दोनों में संबंध रहा है। कभी कभी लोग हो सकता है सिक्योरिटी के लिए प्रयास करते हो, लेकिन दूसरा राष्ट्र कहता है कि नहीं, इसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, वस्तुतः यह अपने स्टेटस के लिए काम कर रहा है। तो उस यह एक डिबेट चल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो अभी तकनीकी की बात करते हैं और जो आप ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या मिसाइल्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे न्यूक्लियर की हम बात कर रहे हैं, तीनों में कभी कभी लगातार लगता है कि नहीं, यह सुरक्षा के लिए या स्टेटस के लिए लिया जा रहा है। लेकिन जो यह युद्ध हुआ है, अभी तक माना जाता था कि आपने मिसाइल्स बड़े बड़े बनाए हैं, दिखाने के लिए बताया है, जिसे एक कभी कभी एक सिक्योरिटी का टर्म बोल दिया था, डिटरेंस। लेकिन कभी कहते कि नहीं, बेसिकली स्टेटस के लिए है। तो लेकिन इस बार देखिए, युद्ध का जो बदलता हुआ परिणाम है, जो बदलता हुआ जो इसका चरित्र है, वह शामिल कर रहा है कि इस जटिलता को कुछ और आगे तक लिया जा रहा है और कहीं और ज़्यादा जटिल हो रही है। अब देखिए, आपने यूक्रेन की बात की, रूस की बात की, और अपने बार बार ईरान की बात कर रहे थे। ये राष्ट्र के साथ भी यही सारी विषय उठ रहे हैं। लेकिन आज के दिन में एक नए जो तकनीकी पहुंचा, तुर्की का भी लेते हैं, तकनीकी ड्रोन पावर के रूप में उभर गए हैं, जो कभी कहे जाते थे स्टेटस के लिए, आज के दिन में वो सप्लायर्स भी बन के उभर गए। Exactly. और अभी जो यूक्रेन की हम बात कर रहे हैं, 45 लाख ड्रोन वो बनाने का उसने घोषणा कर दिया है। रूस यूक्रेन जंग का क्या डायमेंशन है, ये जो ओवरऑल पिक्चर 12 देशों के 12 राजदूत और 12 जानकार TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में अभी अभी हमारे साथ शेयर कर रहे थे, बता रहे थे, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इस जंग को लेकर हमें मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ इस खास पेशकश का हिस्सा बनने के लिए।